एक पाक फौज का जवान SSG कमांडर स्नाइपर के मुसन्निफ रियाज आकिब कोहलर का शाहकार एक बाजीगर की हंगामा खेज दास्तान। अमजद की तरफ से इत्मीनान होते ही मेरी ज़हनी रौ चौधरी अकबर के पीछे भटकने लगी। पुलिस और मेरे बदला लेने के खौफ से वो इलाका छोड़ गया था। उसकी तलाश मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम नजर आ रहा था। नामालूम उसने किस इलाके को छुपने के लिए मुंतखब किया था। ये भी हो सकता था कि वो पाकिस्तान से ही बाहर चला गया हो। दौलत उसके पास काफी थी। वो किसी भी यूरोपीय मुल्क में जाकर आराम से अपनी बाकी मानदा जिंदगी गुजार सकता था। भरी दुनिया में एक बंदे को तलाश करना भूसे के ढेर से सुई ढूंढने से भी मुश्किल था। उसके रिश्तेदारों में उसकी बहन या मामू वगैरह ही थे जो मेरी तरह उसके दुश्मन ही थे। वो भी लाजमी तौर पर उसके छुपने के मकाम से लाइल्म होते, इसलिए उनसे मुलाकात बेसूद ही साबित होती। ले दे के मीर नियाज खान ही बचता था। मेरे जहन में एक सोच आई, शायद वो उसकी छुपने की जगह से वाकिफ हो, मगर मीर नियाज खान से ये राज उगलवाना बहुत मुश्किल था। यूं भी चौधरी अकबर के साथ उसके ताल्लुकात बहुत करीबी हो गए थे। गो वो आपस में दामाद और ससुर का रिश्ता कायम करने में तो नाकाम रहे थे, मगर इस चीज ने उनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आने दिया था। और इसका सबूत वो जमीन और जायदाद थी जो चौधरी अकबर मीर नियाज खान के हाथ बेच कर गया था। बहरहाल मीर नियाज खान के साथ टकराव मुझे नागुजीर नजर आ रहा था। अमजद की छुट्टी भी इख्तिताम पजीर होने को थी। वैसे भी वो वक्ती तौर पर नाकारा हो गया था और मैं एक मर्तबा फिर अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए अकेला रह गया था। मगर ये चीज ना तो मुझे मायूस कर सकती थी और ना ही अकेलेपन से घबरा कर मैं चौधरी अकबर का पीछा छोड़ सकता था। उससे इबरतनाक इंतकाम लेना मेरी जिंदगी का सबसे अहम मकसद था और इस मकसद को पूरा करने के लिए मैं अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा सकता था। मैं काफी देर इसी उधेड़ बुन में मसरूफ रहा, यहाँ तक कि ऑपरेशन रूम का दरवाजा खोलकर डॉक्टर शहला बरामद हुई। मिस्टर, आपके साथी को रूम नंबर 5 में मुंतकिल कर दिया गया है। फिलहाल वो बेहोश है, 4-5 घंटों बाद ही होश में आ सकेगा। आप बेशक वेटिंग रूम में बैठकर उसका इंतजार कर लें, चाहे घर चले जाएं और बाद में वापस आ जाएं, ये आपकी मर्जी है। वैसे अब वो खतरे से बाहर है और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाजू की हड्डी महफूज रह गई। गोली सिर्फ गोश्त को ही नुकसान पहुंचा सकी। अलबत्ता टेम्परेचर उसका काफी ज्यादा था। उम्मीद है थोड़ी देर तक नॉर्मल हो जाएगा। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, और उम्मीद है मेरी गुस्ताखी को आपने नजरअंदाज कर दिया होगा, मगर फिर भी मैं अपने रवैये की माफी चाहूंगा। वो मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके, मैं जानती हूँ कि वो सिर्फ परेशानी का रद्द-ए-अमल था। मैंने भी तो सख्ती से इनकार कर दिया था। अलबत्ता ये और बात है कि वो इनकार मेरी मजबूरी थी। मैंने कहा, वैसे अगर आप माइंड न करें तो मैं पूछ सकता हूँ कि अब वो मजबूरी कहाँ गई? वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई, फिर आहिस्ता से बोली, दरअसल ये मेरे मामू का हुक्म है कि इस तरह का कोई केस हैंडल नहीं करना। अब भी मैंने उस नर्स को 3-4 दिन की रुख्सत पर भेज दिया है जिसने ऑपरेशन के दौरान मुझे असिस्ट किया था, क्योंकि मामू को मैंने तुम्हारे साथी को गोली लगने की बात नहीं बतानी, बल्कि उन्हें कहूंगी कि मोटरसाइकिल से गिरने की वजह से उनके बाजू में एक नोकीला पत्थर लग गया था। और यही इल्तिजा मैं आपसे भी करूंगी कि इस तरह की कोई बात मामू जान के सामने न करें। मैं उसकी सारी तकरीर सुनकर बोला, मेरा सवाल हनूज तिश्ना है। उसने नफी में सर हिलाया। मुझे नहीं पता कि मैंने इस तरह क्यों किया। शायद तुम्हारे साथी के रवैये ने मुझे इस काम पर माइल किया। मैंने पूछा, क्या आपका मामू अमजद के जख्म का मुआयना नहीं करेगा? वो बोली, नहीं, वो सिर्फ रिपोर्ट देखने पर इक्तिफा करेगा। अलबत्ता मुझे मरीज के मुतालिक कोई मसला दरपेश हो तो वो मरीज को तसल्ली से चेक करते हैं। मैंने कहा, आखिरी बात, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है तो बाजू से गोली निकालने के लिए तो डॉक्टर साहिबान मरीज को मुकम्मल बेहोश नहीं करते, जबकि आप कह रही थी कि अमजद फिलहाल होश में नहीं है। वो बोली, सही कहा आपने। मिस्टर, अमजद के बाजू से गोली निकालने के लिए भी मैंने सिर्फ उसके बाजू को सुन किया था, लेकिन उसके बाद उसको सुलाने के लिए सुकून आवर इंजेक्शन लगाया है, जिसके ज़रिए असर वो 4-5 घंटे नींद ले लेगा। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, फिलहाल मैं चलता हूँ। आपकी फीस भी इंशाल्लाह वापस आकर अदा कर दूंगा, क्योंकि आते वक्त मैं उजरत में पैसे साथ नहीं ला सका। मुझे खड़ा होते देखकर वो भी खड़ी हो गई। कोई बात नहीं,
अगर आप दोबारा भी पैसे न लाएं तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मिस्टर अमजद का इलाज मैं पैसों की खातिर नहीं कर रही थी। मैंने पूछा फिर किस लिए कर रही हैं? वो बोली इंसानी हमदर्दी के तहत। मैंने कहा बाकी मरीज क्या इस हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं हैं? वो वजाहत करते हुए बोली मरीज तमाम हमदर्दी के मुस्तहिक होते हैं, लेकिन तमाम को इसी तरह रियायत करते रहें तो खुद कहाँ से खाएंगे। मैंने कहा हमारी खुसूसियत की वजह। वो बोली आपका नाम गालिबन जानू है। मैंने कहा नहीं, मेरा नाम उमर जान है। वो बोली तो उमर जान भाई, बात यह है कि आप फीस दे देना बस, या और कुछ। मुझे पता चल गया कि वो खफा हो गई है, मगर मैंने जताना मुनासिब न समझा और ठीक है डॉक्टर साहिबा कहकर उसके दफ्तर से निकल आया। अस्पताल से बाहर आकर मैंने जेब में पड़े हुए चंद 100 रुपयों से मोटरसाइकिल की टैंकी फुल करवाई और रहमान खेल का रुख किया। सबसे पहले घर में जाकर मैंने कुछ रकम और चेक बुक उठाई। उसके बाद जीरे पहलवान के होटल में जाकर मोटरसाइकिल उसके हवाले की। बहुत बहुत शुक्रिया पहलवान चाचा। मुझे मुड़ता देखकर वो मुस्तफसिर हुआ, आपको अपना सामान नहीं चाहिए? मैंने कहा वो मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। उसने दाएं बाएं देखते हुए आहिस्ता से कहा अच्छा बात सुनो। उसका मतमई नजर समझते हुए मैं करीब हो गया। जी पहलवान चचा। वो बोला रात रहमान खेल में चौधरी अकबर की हवेली में एक बंदा कत्ल हो गया है, जो कि कालीवाल के मलिक मीर न्याज खान का बंदा था। आप रात कहाँ थे? मैंने कहा अपने चचा के पास अस्पताल में। वो मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया, ठीक है, बहरहाल अपना ख्याल रखना पुत्र, तू बहुत मजलूम है, तेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है और बदला लेना तेरा हक बनता है। उसका पुरखुलूस अंदाज देखकर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। मेहरबानी पहलवान चचा। वो बोला अगर मोटरसाइकिल चाहिए तो लेते जाओ, मेरे पास एक दूसरी भी है। मैंने उससे अलविदाई मुसाफा किया, फिलहाल तो मुझे जरूरत नहीं, अगर जरूरत हुई तो जरूर आपको जहमत दूंगा। वो बोला ठीक है पुत्र, अल्लाह सोने दे हवाले। वहाँ से बस पकड़कर मैं शहर पहुँचा और सबसे पहले बैंक में जाकर वहाँ से कुछ रकम निकलवाई और फिर चचा फाजिल को मिलने के लिए चला गया। वो अब पहले से काफी बेहतर था। मेरी जबानी सारे हालात जानकर वो चंद लम्हे तो खामोश रहा। उसके बाद खुद कलामी के से अंदाज में बोला इसका मतलब है चौधरी अकबर रूपोश हो गया है। कोई बात नहीं, मिल जाएगा, छुप नहीं सकता ज्यादा देर तक। वैसे ये मीर न्याज खान वही है ना, कालीवाल का मलिक? मैं मुख्तसरन बोला जी। चचा फाजिल ने हुनकारा भरा, चलो मैं उससे बात करूंगा, शायद वो बताने पर राजी हो जाए। मैंने इनकार में सर हिलाया, नहीं चचा, उससे बात करने के लिए आपको कालीवाल जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो यहाँ आने से रहा और कालीवाल उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक आप अपने पाँव पर नहीं खड़े हो जाते, और बिलफर्ज वहाँ पर चले भी जाते हैं तब भी उसने चौधरी का पता नहीं बताना, क्योंकि उन दोनों के आपस में बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। इसलिए आप बेफिक्र रहें, मैं खुद इससे निपट लूंगा। मेरी बात पर चचा फाजिल गैर मुतवक्के तौर पर खामोश रहा। मजीद कुछ देर उनके साथ गपशप करने के बाद मैंने उनसे इजाजत ली, क्योंकि अमजद को देखने भी जाना था। वहाँ से सीधा मैं अमजद के अस्पताल में पहुंचा। वो उस वक्त तक होश में आ गया था और काफी बेहतर महसूस कर रहा था। मैं उसके पास बैठा गपशप में मशगूल था कि डॉक्टर शहला अंदर दाखिल हुई। अमजद के बेड के नजदीक पहुंचते ही वो मुस्तफसिर हुई, अब तबीयत कैसी है? अमजद के लहजे से शहद टपक रहा था। बहुत बेहतर डॉक्टर साहिबा। गुड कहकर उसने अमजद की कलाई थाम ली। नब्ज वगैरह चेक करने के बाद उसने अमजद के सरहाने तपाई पर पड़ी फाइल पर कुछ जरूरी मुंदरजात लिखे और कहा, मिस्टर अमजद, आपको मजीद 2 दिन हमारा मेहमान बनकर रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको रुखसत करेंगे। मैं जल्दी से बोला इंशाल्लाह। वो बोली और उमर जान साहब प्लीज जाते वक्त अपना एड्रेस नोट करवाते जाना और फीस भी याद से अदा कर देना। ये कहते हुए उसके होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट उभरी। मैंने कहा एड्रेस क्या डॉक्टर साहिबा? रहमान खेल लिख दें, बाकी तहसील और जिला तो हमारा भी वही है जो आपका है, और फीस अदा करने की पोजीशन में फिलहाल हम नहीं हैं। मैं उसे छेड़ते हुए बोला। उसके चेहरे पर हैरत अंगेज तासुर उभरा। रहमान खेल? आप दोनों का ताल्लुक रहमान खेल से है? मैं उसके चेहरे पर छाई हैरत को न समझ सका, यूं ही समझे। वैसे आपको हैरानी क्यों हुई? वो बोली क्योंकि मेरा ताल्लुक भी रहमान खेल से ही है। मैं चौधरी अनवर मरहूम की बेटी हूँ। इस मर्तबा हैरान होने की बारी मेरी थी। क्या? मैं बेसाख्ता उठकर खड़ा हो गया। अमजद के चेहरे पर भी उसकी बात सुनकर अजीब से तासुर छा गए थे। हमारी हैरानी को देखते हुए वो बेसाख्ता मुस्तफसिर हुई, खैर तो है, मगर हम खामोश रहे। एक दफा तो मेरे अंदर सख्त उबाल सा उठा। सांप का बच्चा संपोलिया ही होता है, इसी नाते तेरे सामने डॉक्टर नहीं बल्कि नागिन खड़ी है, सर कुचल दो इसका। इसके भाइयों ने भी तो तेरे भरे पूरे घर को कब्रिस्तान बना दिया है, तुम भी बदले की इब्तदा उनकी बहन का गला काट कर शुरू कर दो। मेरे जहन में गूंजने वाली आवाज मेरे हमजाद की थी, मगर फिर मेरा ज़मीर अपने दलाइल लिए आन वारिद हुआ। नहीं उमर जान, ये बेकसूर है और इसका भाई तो खुद इसकी जान के दर पे है। ये गरीब सिर्फ इसलिए जिंदा नजर आ रही है कि
ये शहर में रिहाइश पजीर थी, वरना जो शख्स अपने भाई को कत्ल कर सकता है तो उसके लिए बहन को ठिकाने लगाना कौन सा मुश्किल काम था। वो हमारी खामोशी से परेशान सी हो गई, आप लोग चुप क्यों हो गए? मगर इस मर्तबा भी हम दोनों ने उसे जवाब देने की जरूरत महसूस न की और अपनी सोचों में ही डूबे रहे। वो बारी बारी हम दोनों के चेहरों का जायजा लेते हुए एक मर्तबा फिर बोली, मेरी कोई बात बुरी लग गई है क्या? इस मर्तबा अमजद ने आहिस्ता से कहा, नहीं मिस, ऐसी कोई बात नहीं। आप अगर महसूस न करें तो हमें कुछ देर के लिए तन्हा छोड़ दें। और वो हैरानी और खफगी के मिले जुले तासुरात लिए कमरे से निकल गई। उसके जाने के बाद भी हम काफी देर खामोश बैठे रहे। आखिरकार खामोशी को मैंने ही तोड़ा। ये बेकसूर है माजे, मेरे घर वालों के साथ होने वाली ज्यादती में इसका कोई हाथ नहीं। इस गरीब को तो शायद ये भी पता न हो कि हाशिम जान के घर को आग लगाने वाले इसके भाई हैं, बल्कि ये बेचारी तो खुद उस नाग की डसी हुई है, यहाँ तक कि वो इसके हिस्से की जायदाद भी बेच कर निकल गया। मेरी बात सुनकर अमजद के चेहरे पर खुशी की चमक उभरी, मगर जब वो बोला तो उसका लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो बोला, नहीं जानू, ये इतनी आसानी से माफ किए जाने की हकदार नहीं है। मेरी बहनों ने इसके भाइयों का क्या बिगाड़ा था कि उन्होंने उसे जिंदा जला दिया? इसका सबसे बड़ा कसूर यही है कि ये चौधरी अनवर की बेटी है और अकबर की बहन है। अमजद के लहजे में छुपे ग़ैज़ व ग़ज़ब से हकीकतन यही महसूस हो रहा था जैसे उसकी सगी बहनों को जला दिया गया हो, और उसके जज्बात की ये शिद्दत देखकर मुझे उसकी दोस्ती पर फख्र महसूस होने लगा। मैंने कहा, अमजद ये गलत है मेरे भाई, सच्चा गंडापुर औरतों पर हाथ नहीं उठाता। अल्लाह के बंदे, मैंने तो खातून जैसी औरतों को माफ कर दिया है जो बराह रास्त इस हादसे में मुलव्विस थी। ये गरीब तो शायद असल वाक़े से भी लाइल्म हो। अमजद अपनी बात पर डटा रहा, आपको हरकत करने की कोई जरूरत नहीं, इसका सर कुचलने के लिए मैं काफी हूँ। वैसे भी मैं गंडापुर नहीं जद्दून हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हें ऐसी हरकत करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। उसने मुंह बनाया, मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा, बेवकूफ, वो तेरी मोहसिन है। वो बोला, हुआ करे, अगर मुझे पहले पता चल गया होता तो मैं हरगिज इससे अपना इलाज न करवाता। उसके इसरार से जिद होकर मैंने पूछा, आखिर तुम इसे मारने पर क्यों मुसिर हो? वो बोला, भाई इस्लाम में हाथ के बदले हाथ, कान के बदले कान, इसी तरह बहन के बदले बहन। अकबर ने मेरी बहनों को जिंदा जला दिया है, मैं भी उसकी इकलौती बहन को जिंदा जलाने का हक रखता हूँ। अलबत्ता इस पर एहसान करते हुए मैं इतना कर सकता हूँ कि जिंदा जलाने की बजाय मैं उसे आसान मौत के हवाले कर दूं। अमजद ने फलसफा बघारा। मैंने तंजिया लहजे में कहा, माजे साहब, तूने इस्लाम की बहुत गलत ताबीर की है। अगर बहन के बदले बहन की जान लेनी है तो बदला तो पूरा हो गया। इस कुलिये के तहत तो मारने वाले को हम कुछ नहीं कह सकते, और उससे बदला लेने का हक सिर्फ मकतूल को ही हासिल होगा कि उस कातिल ने उसकी जान ली है। और हम चौधरी अकबर की माँ और बहन को हलाक करके आसानी से इस फर्ज से सुबकदोश हो सकते हैं। क्या यही चाहते हैं आप? अगर यही चाहते हैं तो बहुत ही गलत फैसला है तुम्हारा। बेवकूफ, इस्लाम का हुक्म जान के बदले जान लेने का मतलब यह है कि जो शख्स इस जुर्म का मुर्तकिब हुआ है उसको जान से मार दो, उससे खून बहा ले लो, या सबसे बेहतर है कि उसे माफ कर दो। आखिरी दोनों बातें बहरहाल मेरे लिए नामुमकिन हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं बेगुनाहों का कत्लेआम शुरू कर दूं। मैंने उसके सामने अपने नुक्ता नजर की वजाहत की। मैंने कहा, इसलिए मेरी जान हम बदला लेंगे और इंशाअल्लाह डट कर लेंगे। चौधरी अकबर को इबरतनाक अंजाम से दो चार करना अब मेरी जिंदगी का मकसद है। अमजद ने कहा, और मेरी जिंदगी का भी। और फिर आंखें बंद करके उसने सर तकिए पर टिका दिया। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा जिस पर खुशी की चमक लहरा रही थी। माजे, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। वो बोला, जानू, एक बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से हट गया है। उसकी आंखें बंद थीं। मुझे लगा उसकी बंद आंखों में कोई ख्वाब लहरा रहा है। मेरे लहजे में हैरानी थी। मैंने पूछा, मैं समझा नहीं। वो बोला, यार, जिंदगी में पहली बार कोई कुड़ी मुझे पसंद आई है, लेकिन उसके बारे में ये जानकर कि वो दुश्मन की बहन है, ज़मीर मुझे मलामत करने लगा। इसी वजह से मैं उसे सजा देने के बारे में दलाइल दे रहा था, वरना इतना तो मैं भी जानता था कि वो बेगुनाह है, और वो सारे दलाइल मैंने अपने नफ्स के खिलाफ दिए थे। मैंने कहा, माजे साहब, तू तो छुपा रुस्तम निकला यार। कहाँ तेरी सास पैदा नहीं हुई थी और कहाँ पली पलाई दुल्हन पसंद कर ली, वो भी MBBS डॉक्टर। बड़ी बात है भाई। जवाबन वो खामोश ही रहा। बंद आंखों के पीछे शायद वो डॉक्टर शहला को अपनी दुल्हन के रूप में देख रहा था। चंद लम्हे इसी खामोशी में गुजर गए। उसके बाद यकदम उसने आंखें खोली तो मुझे उसकी आंखों में वीरानी सी नजर आई। इतनी खुशी के बाद ऐसी गमी। मैंने बेसाख्ता पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो तू हवाओं
हवाओं में उड़ रहा था और अब ऐसी कौन सी परेशानी आन पड़ी कि तेरी आंखों में मुझे दुख की परछाइयां नजर आ रही हैं। बोला जानू, मुझे एक लतीफा याद आ गया। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि मैंने बादशाह की बेटी से शादी करनी है, आधी बात तय हो चुकी है और आधी रहती है। दोस्त ने पूछा वो कैसे, तो कहने लगा मैं तो राजी हूँ, उनका पता नहीं। ये कहकर उसने हंसने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। हम गरीबों की भी क्या मोहब्बत और क्या पसंद होती है यार, जिसे पसंद करें जवाबन उसे पसंद नहीं आते, अगर आ जाएं तब भी हमारी गुर्बत आड़े आ जाती है। मैंने पुख्ता लहजे में कहा तेरी गुर्बत तो बहरहाल मैं आड़े नहीं आने दूंगा, मेरी इतनी जमीनें किस काम आएंगी, अलबत्ता डॉक्टर शहला के दिल का मुझे पता नहीं है, उसमें तेरे लिए क्या है, प्यार या फकत हमदर्दी। वैसे तुझे उसके रवैये से क्या महसूस हुआ? जवाबन वो शेर पढ़कर खामोश रहा। मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ वो तबस्सुम व तकल्लुम तेरी आदत ही ना हो। मैं ज़ेरे लब मुस्कुराया, कुछ कर लेंगे यार, अभी से इतने गमगीन अशार पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उसने मीर न्याज खान के बेटे गुलरेज खान से शादी करने से इनकार कर दिया है, शायद तेरे लिए मान जाए। वो संभल गया। ओ नहीं यार, इतना भी गमगीन नहीं हूँ। बहरहाल छोड़ो इस मौजू को। चौधरी अकबर के बारे में क्या सोचा है? वो खबीस तो भगोड़ा हो गया। मैंने कहा तुम अपनी सुनाओ, मेरे ख्याल में तुम्हारी छुट्टी चंद दिन ही बाकी रह गई है, क्या घर का चक्कर लगाने नहीं जाओगे? बजाय जवाब देने के उसने नई रागनी छेड़ी। अभी थोड़ी देर पहले तुमने एक बात कही थी। मैंने पूछा कौन सी? वो बोला यही कि आपकी काफी जमीनें हैं। मैंने हैरानी से पूछा तो फिर? बोला तो फिर मलिक जानू साहब, आप मुझे अपनी जमीनों का मुंशी मुकर्रर कर दें, मैं नौकरी को खैरबाद कह देता हूँ। मैंने कहा मुंशी क्या माजे, तू आधी जमीनें अपने नाम करवा ले, मगर उसके लिए नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है? बोला नौकरी करते हुए बदला कैसे लूंगा? मैंने कहा इस बात की तुम फिक्र मत करो, उनसे मैं अकेला निबट लूंगा। वो गुलूगीर लहजे में बोला फिक्र क्यों ना करूं, तुम अकेले ही बदला लेने का हक नहीं रखते। याद है चचा ने क्या कहा था कि उसके 4 नहीं 5 बेटे हैं, और आज उसकी मौत का बदला लेने का हक अकेले तुझे कैसे मिल गया? मैं भी तेरे साथ रहूंगा, चाहे तू कितनी ही हीलो हुज्जत कर ले, मैंने तेरी बात नहीं माननी। मैंने हथियार डाल दिए, मगर इससे पहले फौज से डिस्चार्ज तो हो जाओ। वो बोला इतना टाइम नहीं है भाई, आर्मी से डिस्चार्ज होने का प्रोसेस बहुत लंबा है। वैसे भी मुझे वापस बुलाने के लिए मेरे मुतल्लिका थाने को मुत्तला किया जाएगा, जो मौजूदा पते के मुताबिक कराची में है या साबिका पते के मुताबिक मानसेहरा में। तो ढूंढते रहे पुलिस वाले वहाँ। मैंने कहा अंकल आंटी से तो मशवरा कर लो। वो बोला कोई जरूरत नहीं है, उनको यहीं से खर्चा भिजवा दिया करूंगा, वैसे भी मलिक जानू का मुंशी हूँ, कोई ऐरा गैरा नहीं। उसके अंदाज पर मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। उसी वक्त दरवाजा खोलकर एक नर्स अंदर दाखिल हुई। अंदर दाखिल होते ही उसने पूछा उमर जान साहब कौन है? मैंने कहा मैं हूँ। क्यों? वो बोली डॉक्टर साहिबा बुला रही हैं आपको। ये कहकर वो वापस मुड़ गई। मैंने उसे पीछे से आवाज दी कहाँ है वो? वो बोली अपने दफ्तर में है। मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, और नर्स मेरी बात सुनकर सर हिलाते हुए कमरे से निकल गई। मैंने कहा अच्छा भाई माजे, मैं तो चला भाभी के पास, तुम आराम करो, पता नहीं किस मकसद के लिए बुलाया है। उसने मुझे तंबीह की ये बात उसे मत कह देना, ये न हो हम अगले चंद मिनटों में अस्पताल से बाहर नजर आएं। और मैं हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।